साहब के बंगले के बाहर मैं पकोड़े बेचता था। एक दिन उनकी बेगम मुझसे पकोड़े खरीदने आई और मेरे पास अपना एक बैग रखवा गई। बोली कि यह अमानत है मेरी, जल्द आकर आपसे ले लूंगी। यूं कई साल गुजर गए मगर वो अपनी अमानत लेने वापस नहीं आई और मैं रेडी से बड़े बड़े होटलों का मालिक बन गया। एक दिन अचानक मेरी नजर जिब्रान साहब की बेगम पर पड़ी, जो फटे कपड़ों में सड़क पर बैठी थी। मैं भागता हुआ गया उनकी अमानत लौटाने, तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा पड़ी। बोली, इसे एक बार खोल कर तो देखो। मैंने कांपते हाथों से जूं ही उसे खोला तो कलेजा मुंह को आ गया। मैं एक मामूली सा पकोड़े बेचने वाला था। जिब्रान साहब के बंगले के करीब एक छोटी सी रेडी लगाता था। सुबह से शाम तक मेरा यही कारोबार था, यही मेरा जरिया मुआश। बारिश हो या धूप, मैं रोज अपना ठेला वहीं लगाता। सड़क पर चलते लोग, दफ्तर से आते जाते मुलाजिम, बच्चे, औरतें, सब मेरे ग्राहक थे। लेकिन मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। मैंने जिस दिन से होश संभाला था, तंगदस्ती और गुर्बत को अपना मुकद्दर पाया था। मेरी माँ बीमार रहती थी। उनकी दवा के लिए अक्सर मेरे पास पैसे नहीं होते थे। हर दिन मेरी यही कोशिश होती कि मैं ज्यादा से ज्यादा पकोड़े बेचूं, ताकि घर के अखराजात के साथ साथ माँ के इलाज के लिए भी दवा खरीद सकूं। मेरी माँ एक नरम दिल, दुआ देने वाली औरत थी। वो हमेशा कहती, बेटा, खुदा तुम्हारी मेहनत का सिला देगा। ईमानदारी से जियो और किसी का हक मत खाओ। दिन भर की मुशक्कत के बाद जब मैं शाम को कुछ कमाई लेकर घर लौटता, तो सबसे पहले माँ के लिए दवा खरीदता। अगर कुछ पैसे बच जाते तो रास्ते में से किसी रेडी से एक आध सेब या केला खरीद कर ले जाता। जब मैं उनके लिए कुछ लेकर जाता तो वो मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ रखती और मुझे दुआएं देती। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, अल्लाह तुम्हारी किस्मत में खुशियां लिखे, तुम्हें इज्जत दे। यही दुआएं मेरी सबसे बड़ी कमाई थी। मुझे याद है, वो एक आम दिन था, वैसा ही जैसे और दिन हुआ करते थे। मैं ताज़ा पकोड़े तल रहा था। गरम गरम खुशबू हर तरफ फैल रही थी। कुछ लोग रुककर खरीद रहे थे, कुछ आगे निकल रहे थे, मगर मेरा ध्यान ज्यादातर अपने तेल में उबलते हुए पकोड़ों पर था। अचानक एक कीमती गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी। मैंने चौंक कर देखा। ये वही गाड़ी थी जो अक्सर जिब्रान साहब के घर के बाहर खड़ी नजर आती थी। दरवाजा खुला और एक औरत बाहर निकली। सफेद अबाया पहने, चेहरा नकाब में ढका हुआ था, बस आंखें नजर आ रही थी। वो आंखें जो अंदर कोई तूफान छुपा रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आई। मैंने फौरन हाथ साफ किया और उनकी तरफ मुतवज्जह हुआ। उन्होंने नरमी से कहा, बेटा, कुछ पकोड़े दे दो। मैंने जल्दी से अखबार में पकोड़े लपेटे और उनके हाथ में दे दिए। वो खामोशी से खड़ी रही, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ मगर कह नहीं पा रही। फिर अचानक उन्होंने एक छोटा सा काला चमड़े का बैग मेरे ठेले पर रखा और धीमे लहजे में बोली, ये मेरे लिए बहुत कीमती है, इसे अमानत के तौर पर रख लो, मैं जल्दी आकर ले लूंगी। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। बीबी जी, ये तो आपका सामान है, मेरे पास कैसे? उन्होंने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। बस रख लो, मैं वापस आ जाऊंगी जल्दी। मैंने उनके लहजे में अजीब सी बेबसी देखी, जैसे कोई मजबूर इंसान आखिरी सहारे की तलाश में हो। मैंने कुछ नहीं कहा। बैग उठाया और अपनी रेडी के एक कोने में रख दिया। वो जल्दी से पलटी, गाड़ी में बैठी और चली गई। वो दिन गुजर गया, फिर एक और दिन, फिर एक हफ्ता, फिर महीने। वो वापस नहीं आई। पहले पहल मैं रोज उस बैग को देखता, सोचता कि शायद वो भूल गई हैं या फिर मसरूफ होंगी। वक्त गुजरता जाता मगर बैग का मालिक वापस नहीं आता। माँ ने एक दिन बैग के बारे में पूछा, बेटा, ये कैसा बैग है? मैंने माँ को सारी बात बताई। वो सुनकर खामोश हो गई। फिर बोली, बेटा, ये अमानत है और अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। जो भी हो, इसे खोलना नहीं। मैंने इस बात में सर हिलाया। जी अम्मा, मैं कभी नहीं खोलूंगा। लेकिन दिल में कई सवाल उठते रहे। ये बैग इतना कीमती था तो वो खातून वापस क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें दौलत भरी हो या कहीं इसमें कोई राज छुपा हो। लेकिन मैंने माँ की नसीहत पर अमल किया और कभी बैग खोलने की हिम्मत नहीं की। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। मैं रोजाना पकोड़े बेचता, जो कमाई होती उसमें से माँ की दवा खरीदता, उनके लिए कुछ फल लाता और जो बचता वो घर के अखराजात में लगा देता। कई बार ऐसा होता कि माँ की दवा के पैसे भी नहीं होते थे, तो मैं खुद भूखा रहकर उनके लिए दवा ले आता। माँ मेरे सर पर हाथ रखती और कहती, बेटा, तुम्हारे नसीब में खुशियां आएंगी, बस सब्र रखो। और मैं सब्र करता रहा। नहीं जानता था कि यही बैग मेरी तकदीर बदल देगा। वक्त गुजरता गया और मेरी मेहनत रंग ले आई। मेरे पकोड़े मशहूर होने लगे, लोग मेरी ईमानदारी की कस्में खाने लगे और मैंने रेडी से एक छोटा सा होटल खोल लिया। मैं दिन रात मेहनत करता और वही माँ की दुआएं मेरी कामयाबी की सीढ़ियां बनती गईं। लेकिन वो बैग, वो अब भी मेरे पास था। हर रात जब मैं अपने होटल के कोने में बैग को देखता, दिल में अजीब सी बेचैनी होती। ये बैग मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, मगर मैं नहीं जानता था कि ये मेरा नसीब लिखने वाला है। वो दिन गुजर गया, फिर एक और दिन, फिर एक हफ्ता, फिर महीने। वो वापस नहीं आई। पहले पहल मैं रोज उस बैग को देखता,
सोचता कि कहीं कोई पैसे से भरा हुआ बैग तो नहीं, मगर दिल में एक खौफ सा आ जाता। यह अमानत है, मैं कैसे खोल सकता हूँ? भाई ऐसा कीमती बैग तो अमीर लोग रखते हैं, कहीं इसमें हीरे जवाहरात तो नहीं, ये किसी की ब्लैक मनी? देख तो लो। मगर मैंने हमेशा सर झटक दिया, कभी हिम्मत ही ना हुई उसे खोलने की। साल गुजरते गए, मैंने अपने काम में मेहनत की, छोटे ठेले से एक छोटा सा होटल खोल लिया, फिर वही होटल बड़ा होता गया, फिर मेरे होटल पूरे शहर में मशहूर हो गए। मेरी किस्मत बदल गई, लेकिन वो बैग अब भी मेरे पास था, बिल्कुल वैसे का वैसा। बहुत बार सोचा कि शायद वो खातून मर गई हूँ या कहीं चली गई हूँ, मगर मैंने कभी हिम्मत न की उसे खोलने की या किसी को देने की। यह अमानत थी और अमानत का बोझ मेरी रूह पर था। मुझे नहीं मालूम था कि बरसों बाद एक दिन जब मेरी जिंदगी मुकम्मल बदल चुकी होगी, मैं फिर से उन्हीं आंखों का सामना करूंगा, लेकिन इस बार वो आंखें एक भिखारी की होंगी। वक्त अजीब शय है, किसी के लिए तेज दौड़ता है, किसी के लिए ठहर सा जाता है। मेरे लिए वो कुछ देर ठहरा और फिर धीरे धीरे चलने लगा। वो खातून जिन्होंने वो काला चमड़े का बैग मेरे ठेले पर रखवाया था, एक दिन भी लौट कर ना आई। पहले दिन मैंने समझा कि शायद वो मसरूफ होंगी, दूसरे दिन सोचा कि शायद कोई मजबूरी आ गई हो, तीसरे दिन दिल ने कहा कि बैग छोड़कर भूल तो नहीं गई, लेकिन फिर अपने ही सवाल पर झिझक महसूस हुई। कौन भूल सकता है ऐसी चीज को जिसे वो अपनी जान से ज्यादा कीमती करार दे? लेकिन मैं भी अजीब कश्मकश में था। वो बैग मेरे ठेले के नीचे रखा हुआ था और रोज जब मैं अपनी रेडी लगाता तो एक लम्हे के लिए मेरी नजर उस पर जरूर जाती। कुछ तजस्सुस भी होता और कुछ डर भी। कई लोगों ने मुझे मशवरा दिया, हर कोई अपने तजुर्बे और नियत के मुताबिक राय देता था। भाई ये तो तुम्हारी किस्मत है, किसी अमीरजादी का खजाना है, खोलो और देखो, शायद जिंदगी बदल जाए तुम्हारी। कुछ लोगों ने हंसी में कहा, यार तू बस पकोड़े बेचने वाला है, किस्मत ने तुझे एक मौका दिया है, इसे जाया मत कर। मगर मैं हर बार सर झटक देता, यह अमानत है, मैं इससे हाथ भी नहीं लगा सकता। मगर क्या मेरा दिल वाकई मुतमईन था? दिन तो मसरूफियत में गुजर जाता था, मगर जब रात आती सब थकार कर सो जाते, होटलों की रोशनियां बुझ जाती, गलियां सुनसान हो जाती, तब मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी बेदार हो जाती। कभी कभी मैं सोचता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बैग में बहुत बड़ी दौलत छुपी हो। कभी ख्याल आता कि कहीं ये किसी जुर्म का रास्ता नहीं, और कभी दिल में खौफ सरसराने लगता तो मैं लरस जाता, कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैंने इसे खोला तो कोई आफत ही आ जाए। मेरे जहन में कई सवालात गूंजते, मगर एक आवाज मुझे हर बार रोक देती, ये किसी की अमानत है, अगर तुमने इसे खोला तो तुम खयानत के मुर्तकिब होगे। जमीर की आवाज सबसे बड़ी आवाज होती है और मैं हमेशा अपने जमीर की मानता था। वक्त आगे बढ़ता रहा, मेरी जिंदगी में तब्दीलियां आती गईं, रेडी से होटल, फिर एक होटल से दूसरा, और यूं मैंने अपनी मेहनत से अपना मकाम बना लिया। लेकिन वो बैग अब भी मेरी अलमारी के अंदर किसी खजाने की तरह पड़ा था, मगर एक ऐसा खजाना जिसे मैं खोल नहीं सकता था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे ईमान को झंझोड़ कर रख दिया। हुआ यूं कि एक दिन मैं होटल के हिसाब किताब मुकम्मल करके घर लौट रहा था। मेरी जेब में कुछ रकम थी जो दिन भर की कमाई थी। दिल में सुकून था कि माँ के लिए दवा और कुछ फल खरीद लूंगा। गलियां सुनसान थी, एक स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने मोहल्ले की तरफ जा रहा था कि अचानक 3 आदमी मेरी तरफ बढ़े। और भाई जरा रुक, मैं ठिठक गया। तीनों के हाथों में चमकते हुए चाकू थे, चेहरे आधे ढके हुए थे। जो कुछ जेब में है निकाल दे, एक ने करख्त लहजे में कहा। मैं घबरा गया, मगर कोशिश की कि खुद को संभालूं। भाई बस थोड़े से पैसे हैं, मेरे पास और कुछ नहीं है, मैंने कांपती आवाज में कहा। मगर उन्होंने मुझे दबोच लिया। एक ने मेरी जेब में हाथ डाला और सारी रकम निकाल ली। ये क्या है? सिर्फ ये? वो गुस्से में चिल्लाया। लगता है तू अच्छा खासा खाता कमाता है, हमें बेवकूफ मत बना। मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने सख्त लहजे में कहा। एक डाकू ने मुझे धक्का दिया, मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे हाथ छिल गए, कपड़ों पर मट्टी लग गई। तभी अचानक मुझे बैग याद आया। अगर मैं वो बैग अपने साथ ला रहा होता तो आज ये लोग न जाने क्या कर देते, शायद मुझे जान से भी मार देते। ये सोचकर मेरे अंदर खौफ की एक लहर दौड़ गई, मगर साथ ये यकीन भी पुख्ता हो गया कि मैंने सही फैसला किया था। ये बैग खोलना या किसी और को देना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था। इसी दौरान एक तरफ से पुलिस की गाड़ी का सायरन बजा। डाकू घबरा गए और जल्दी से अंधेरी गली में भाग गए। मैं जमीन पर पड़ा हाँप रहा था, मेरा सांस तेज था, दिल धड़क रहा था। मैंने खुद को संभाला और धीरे धीरे उठा। पुलिस की गाड़ी आगे बढ़कर रुक गई। एक सिपाही उतरा और मेरी तरफ आया। क्या हुआ भाई, सब ठीक है? मैंने सर हिलाया। हाँ, मगर डाकू पैसे ले गए, ये इलाका रात में खतरनाक हो जाता है, मोहतात रहा करो। मैंने इस बात में सर हिलाया और जैसे तैसे घर पहुंचा। जब मैं घर पहुंचा, माँ इंतजार कर रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो वो तेजी से मेरे पास आई।
बेटा खैरियत तो है ना? मैंने मुस्कुराकर उन्हें तसल्ली दी। हाँ अम्मा, सब खैरियत है, बस कुछ लोग रास्ते में मिल गए थे, मगर कोई बड़ी बात नहीं हुई। माँ ने मेरे चेहरे को गौर से देखा, फिर मेरे जख्मी हाथों को देखा। उनकी आंखें नम हो गई। बेटा अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, तुम हमेशा खैर के रास्ते पर चलो और किसी की अमानत में खयानत न करना। यह सुनकर मेरा दिल कांप गया। माँ को तो मालूम भी नहीं था कि मैं किस कश्मकश से गुजर रहा हूं, मगर वो हमेशा यही दुआ देती थी कि मैं अमानत में खयानत ना करूं। मैंने खुद से एक बार फिर वादा किया, ये बैग न कभी खोलूंगा न किसी और को दूंगा जब तक इसका असल मालिक वापस ना आए। वो रात मेरी जिंदगी का एक सबक बन गई। मैंने समझ लिया कि बाज़ औक़ात जो चीज़ हमारे पास आती है वो हमारे नसीब का इम्तहान भी हो सकती है। ये बैग शायद मेरी तकदीर को बदल सकता था, मगर अगर मैंने इसे गलत तरीके से खोला तो शायद ये मेरी बर्बादी का सबब भी बन सकता था। मैंने उसे अपनी अलमारी में मजीद गहराई में रख दिया, जहां किसी की नजर ना पड़े। वक्त गुजरता गया, मैं दिन रात मेहनत करता रहा, होटल तरक्की करता गया, जिंदगी में खुशहाली आती गई। मगर वो बैग, वो अब भी मेरे पास था, बिल्कुल वैसा का वैसा, वक्त की गर्द से ढका हुआ, लेकिन महफूज। मेरे मुलाजिम, मेरे करीबी दोस्त सब हैरान होते, यार इतने साल हो गए, अब तो वो बीबी कभी नहीं आएगी, छोड़ इस ख्याल को। लेकिन मैं नहीं मानता। अमानत थी और अमानत का बोझ कयामत तक भी हल्का नहीं होता। मैंने बैग को अपने सबसे महफूज कमरे में एक छोटी सी अलमारी में रख दिया। वो एक खामोश राज बन चुका था जिसे सिर्फ मैं जानता था। कई बार दिल में सवाल उठता कि क्या वो खातून जिंदा भी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी हादसे का शिकार हो गई हूं? कहीं उन पर कोई आफत तो नहीं आ गई? मैं कई बार जिब्रान साहब के घर के सामने से गुजरा, लेकिन वो जगह भी बदल चुकी थी। मुझे वहां नए लोग नजर आए। कभी सोचा कि जाकर पूछूं, लेकिन फिर रुका रहा, ये मेरा हक नहीं था। एक दिन जब मैं अपने दफ्तर में बैठा था तो दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। मैंने अपनी अलमारी से वो बैग निकाला, उसे गौर से देखा। उसका चमड़ा अब कुछ फट चुका था, वक्त की मार ने उसे पुराना कर दिया था, लेकिन मैंने कभी हिम्मत न की उसे खोलने की। यह राज मेरा नहीं था, मैं इस पर हक ही नहीं रखता था। मैंने खुद से अहद किया कि मैं अपनी आखिरी सांस तक इस बैग को नहीं खोलूंगा जब तक इसका असल मालिक खुद वापस ना आए। लेकिन क्या मालिक कभी वापस आएगा? ये सवाल मेरे जहन में हर रोज गर्दिश करता और फिर मैं उसे झटक देता। मेरे पास अब पैसा था, इज्जत थी, शहर में मेरा नाम था। लोग अब मुझे पकोड़े वाला नहीं बल्कि एक कामयाब होटल चेन का मालिक कहते थे। लेकिन मैं भूल ही नहीं पाया, हर कामयाबी के बावजूद वो बैग मेरी जिंदगी का सबसे कीमती राज था। फिर एक दिन बरसों बाद अचानक मेरी नजर उस औरत पर पड़ी। जिंदगी के अजीब रंग होते हैं। बाज दफा वो हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां माजी और हाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बरसों के बाद एक दिन जब मैं अपने होटल के इफ्तिताह के बाद शहर के मरकजी बाजार से गुजर रहा हूंगा तो मेरी नजर अचानक किसी ऐसे चेहरे पर पड़ेगी जिसे मैं शायद कभी भूल ही नहीं पाऊंगा। यह एक आम सा दिन था, मगर किस्मत ने इसे गैर मामूली बना दिया था। मैं शहर के बीचों बीच अपनी गाड़ी में बैठा था, सिग्नल पर रुका हुआ। सड़क पर गाड़ियों का शोर, दुकानदारों की आवाजें और ख्वांचे वालों के पुकारने की सदाएं मामूल की तरह गूंज रही थी। मैं आज खुश था। जिंदगी ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया था। मैंने मेहनत की, इज्जत कमाई, गुर्बत को शिकस्त दी और आज शहर के बड़े होटलों में से एक का इफ्तिताह करके वापस जा रहा था। मगर मुझे क्या मालूम था कि यह दिन मेरे अंदर के सुकून को हमेशा के लिए बखेरने वाला है। वो लम्हा जब सब कुछ रुक गया। गाड़ी में बैठे बैठे मैं आसपास का जायजा ले रहा था कि अचानक मेरी नजरें सड़क के किनारे पर बैठी एक औरत पर जा ठहरी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर सख्ती से जम गए। पुराने कपड़े, गर्द से अटे बाल, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा, वही आंखें जिन्हें मैंने बरसों पहले अपनी रेहड़ी के पास खड़ा देखा था। ये जिब्रान साहब की बेगम थी। मैं सांस लेना भूल गया। ये वही औरत थी जो कभी महंगे लिबासों में, कीमती जेवरात से आरास्ता, खुशबुओं में लिपटी रहती थी, जिसके माथे पर कभी परेशानी की एक शिकन भी नहीं आती थी। आज वही औरत नंगे पैर, मैली चादर, गर्द आलूद चेहरा लिए सड़क पर बैठी थी। उसकी नजरें बेमकसद खलाओं में घूर रही थी, जैसे वो खुद को पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैं सकते में था, जैसे मेरी आंखों के सामने कोई भयानक ख्वाब चल रहा हो। ये कैसे मुमकिन था? वो यहां इस हाल में क्यों बैठी थी? जिब्रान साहब ने उसके साथ क्या किया? क्या वो वाकई जिंदा थी या महज एक सांस लेती लाश? मेरी आंखों के सामने वो लम्हा घूम गया जब सालों पहले उसने वो काला चमड़े का बैग मेरे हवाले किया था और कहा था, ये बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखना, मैं जल्द वापस आऊंगी। मगर वो कभी वापस ना आई। और आज जब वो वापस मिली तो ऐसी हालत में, एक ऐसी चीख जो सुनाई नहीं दी,
मेरे कानों में कुछ आवाजें गूंजने लगी। ये आसपास के लोगों की बातें नहीं थी, बल्कि मेरे अंदर कहीं कुछ चीख रहा था। क्या तुमने सही किया? सालों तक तुम इस बैग की हिफाजत करते रहे, मगर उसकी हिफाजत न कर सके जो इसकी असल मालिक थी। क्या तुमने कोशिश की? क्या तुमने उसे ढूंढा? या तुम बस इंतजार में रहे कि एक दिन वो खुद आकर कहेगी कि बेटा मेरी अमानत दे दो? मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा था। मेरे अपने ही ज़मीर की चीखें मुझे झंझोड़ रही थी। उसी लम्हे मुझे अपनी माँ की आखिरी रात याद आ गई। वो रात जब वो बहुत कमजोर हो गई थी, जब मैं उनका हाथ थामे बैठा था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा याद रखना, सब कुछ बदल सकता है मगर सच कभी नहीं बदलता। अगर किसी की मदद कर सकते हो तो जरूर करना, चाहे वक्त कितना ही बदल जाए। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस रात के बाद से मैं माँ की दुआओं से महरूम हो गया था। और आज मैं जिब्रान साहब की बेगम को इस हाल में देखकर खुद को भी महरूम महसूस कर रहा था। बेख्तियार दरवाजा खोला, गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे, सिग्नल सब्ज हो चुका था, मगर मैं जैसे एक लम्हे में कैद हो गया था। मेरे ज़मीर ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये वही खातून थी, मगर वक्त ने उनके चेहरे पर जो कहानी लिखी थी वो बहुत दर्दनाक थी। मेरा दिल धक से रह गया। ये जिब्रान साहब की बेगम थी, वो कैसे यहाँ आ गई? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। जो कभी कीमती गाड़ियों में घूमती थी, वो जो किसी जमाने में नर्म और नाजुक लिबास में मलबूस होती थी, आज वही औरत एक फकीरनी की तरह जमीन पर बैठी थी। वो लोगों की तरफ इल्तिजा भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन कोई उन्हें पहचानने को तैयार न था। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल में हजारों सवाल उठने लगे। ये क्या हो गया? वो कहाँ गायब हो गई थी? क्या जिब्रान साहब ने उन्हें छोड़ दिया था, या कोई और कयामत उन पर टूट पड़ी थी? मेरे दिमाग में सालों पुरानी बातें ताज़ा हो गई। वो लम्हा जब उन्होंने वो बैग मेरे पास रखवाया था, उनकी वो घबराई हुई आवाज़, उनकी आंखों में छुपी हुई बेचारगी। मैं भागकर उनके पास गया। सिग्नल खुल चुका था, गाड़ियां हरकत में आ चुकी थी, लेकिन मैंने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर दरवाज़ा खोला और तेज़ी से उनके पास पहुंचा। बीबी जी, मैंने उनके सामने घुटने टेक दिए, जैसे किसी गुमशुदा चीज़ को पा लिया हो। उन्होंने आहिस्ता से मेरी तरफ देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हूं। फिर उनकी आंखों में चमक उभरी, जैसे वक्त के पर्दे हट गए हों। तुम? उनके होंठ कँप-कँपाए। मैंने बेताबी से कहा, बीबी जी मैं वही हूं, वही जो आपसे सालों पहले मिला था, जो रेडी पर पकोड़े बेचता था। क्या आपको याद है? आपने एक दिन मेरे पास एक बैग रखवाया था। यह सुनते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून छा गया। वो मुस्कुराई, एक उदास मुस्कुराहट। तुमने वो बैग संभाल कर रखा? मैंने इस बात में सर हिलाया। आंखों में आंसू आ गए। हाँ बीबी जी, वो आज भी मेरे पास है। मैंने उसे कभी नहीं खोला। मैंने इंतजार किया कि आप आएंगी और वापस लेंगी। वो धीरे धीरे बोली, जैसे हर लफ्ज के साथ कोई पुरानी याद, कोई जख्म छलक रहा हो। मेरी दुनिया बदल गई बेटा। जिब्रान ने मुझे छोड़ दिया। मेरे पास सब कुछ था, मगर जब सब कुछ लुट गया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं यहां हूं, लेकिन कहीं की नहीं रही। उनके अल्फाज मेरे दिल को चीर रहे थे। क्यों? ऐसा क्या हुआ? उन्होंने सर झुका लिया। वो बैग जो मैंने तुम्हारे पास रखा था, वो मेरी आखिरी उम्मीद थी, मगर मैं उसे लेने वापस नहीं आ सकी। जिब्रान को पता चल गया था कि वो मेरे पास था और उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैं बेयारो मददगार हो गई, सड़कों पर आ गई। कोई मुझे पहचानता भी नहीं। मैं लरस गया। ये कैसा खेल था तकदीर का। मेरे लिए अब कोई वक्त ज़ाया करना मुमकिन नहीं था। बीबी जी मेरे साथ चलें, मैं आपको आपकी अमानत लौटाऊंगा, उन्होंने थके हुए लहजे में कहा। अब अमानत कैसी बेटा, सब कुछ खत्म हो चुका है। मगर मैंने जिद की, नहीं, जो चीज़ आपकी थी वो आपको वापस मिलेगी, चाहे जो भी हो। मैं उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने दफ्तर ले आया। वो खामोश बैठी रही, जैसे बरसों की तकलीफ उनकी रूह में गहरी हो चुकी थी। मैंने जल्दी से अलमारी खोली और वो बैग निकाला जो बरसों से मेरी जिंदगी का हिस्सा बना हुआ था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने वही पुराना गर्द से हटा काला चमड़े का बैग उनके सामने रखा। ये लीजिए बीबी जी, आपकी अमानत। उन्होंने बैग को देखा, जैसे किसी खोई हुई चीज को दोबारा पा लिया हो। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। आंखों में अजीब सी रोशनी थी। इसे एक बार खोल कर तो देखो बेटा। फिर मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। मैंने कांपते हाथों से बैग की जिप खोली। जैसे ही मैंने बैग का मुंह खोला, एक अजीब सी सर्द लहर मेरे जिस्म में सरायत कर गई। ये वो लम्हा था जिससे मैं बरसों से बचता आया था। वो राज जिसे मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की थी, आज खुद मेरे सामने खुलने वाला था। और जैसे ही मैंने अंदर झांका, मेरे दिल की धड़कन थम गई। बैग के अंदर कुछ पुराने कागजात, चंद खस्ता हाल दस्तावेजात और एक छोटा सा लोहे का बॉक्स पड़ा था।
लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा दर्दनाक थी वो थी एक पुराना खून आलूद कपड़ा जिस पर वक्त की गर्द जम चुकी थी। मेरी सांसें रुक गईं। ये क्या है? मैंने लरसती आवाज में पूछा। जिब्रान साहब की बेगम खामोश बैठी रही, जैसे उनकी रूह कहीं दूर जा चुकी हो। फिर उन्होंने आहिस्ता से सर उठाया। उनकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये मेरे बेटे का खून है बेटा। ये सुनकर मेरा दिल दहल गया। बेटा? मैंने हैरानी से दोहराया। मगर जिब्रान साहब को तो कोई बेटा नहीं था। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, नहीं, ये वही हकीकत है जो दुनिया से छुपाई गई। जिब्रान ने मेरी कोख में जन्म लेने वाले मेरे लखते जिगर को मार दिया। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। क्या? मैं बमुश्किल बोल पाया। उन्होंने कांपते हाथों से बैग से एक पुराना कागज निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने जल्दी से उसे पढ़ना शुरू किया। यह एक पुराना मेडिकल रिपोर्ट था जिसमें एक बच्चे की पैदाइश का जिक्र था, मगर बच्चे का नाम गायब था। फिर उन्होंने दूसरा कागज निकाला, एक पुलिस रिपोर्ट जो कभी दर्ज ना हो सकी थी। ये मेरे बेटे की मौत की रिपोर्ट थी, मगर जिब्रान ने अपने असर रसूख से ये रिपोर्ट दबा दी। कैसे हुआ ये सब? मैंने खुद को संभाला और धीरे से पूछा, बीबी जी मुझे सब कुछ बताएं। मैं जानना चाहता हूं कि ये सब कैसे हुआ। वो जैसे कई बरस पीछे चली गई। मैं एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी। मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और मैं अपने पहले शौहर के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी। वो एक ईमानदार और शरीफ इंसान था जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे शौहर का पुरस्कार हादसे में इंतकाल हो गया। मैं अकेली रह गई अपने नन्हे बेटे के साथ, जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। मेरे शौहर ने अपनी तमाम दौलत और जायदाद अपने बेटे के नाम की थी और मैं उसकी दौलत की मुहाफिज थी जब तक मेरा बेटा बड़ा ना हो जाता। यही वो लम्हा था जब जिब्रान मेरी जिंदगी में आया। जिब्रान ने मेरे गम में मुझे सहारा दिया, मेरी तन्हाई का फायदा उठाया, मेरी इज्जत, मेरी दौलत और मेरे एतमाद को जीतने की पूरी कोशिश की। मगर उसका मकसद मोहब्बत नहीं था, उसका मकसद मेरी दौलत था। जिब्रान ने मुझसे शादी कर ली, मगर हकीकत में वो मेरे दिल का नहीं, मेरे बैंक अकाउंट का मालिक बनना चाहता था। पहले तो सब कुछ ठीक लगा। वो मेरा ख्याल रखता, मेरा दुख बांटता और मेरा हमसफर बनने का ड्रामा करता रहा। मगर जिब्रान के सब्र का पैमाना उस दिन लबरेज हो गया जब उसे मालूम हुआ कि मेरी तमाम दौलत मेरे बेटे के नाम है। वो एक लम्हे में बदल गया। उसकी आंखों में जो नरमी थी वो खत्म हो गई। अब वहां लालच था, गुस्सा था और एक साजिश थी। पहले दिन से ही जिब्रान मेरे बेटे को पसंद नहीं करता था, मगर मैंने उसे नजरअंदाज किया। सोचा कि शायद वो वक्त के साथ बदल जाएगा। जब उसने मेरे वकील से मेरी दौलत के बारे में सब कुछ जान लिया तो उसका रवैया पूरी तरह बदल गया। तुम्हारी सारी दौलत तुम्हारे बेटे के नाम है? उसने सख्त लहजे में पूछा। मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ, ये मेरे पहले शौहर की आखिरी निशानी है और मैं कभी उसका हक देने से पीछे नहीं हटूंगी। जिब्रान के चेहरे पर जो गुस्सा उभरा वो मैं कभी नहीं भूल सकती। उस दिन मैं जान गई कि मेरा बेटा खतरे में है। जब मेरा बच्चा छीन लिया गया, एक रात मैं अपने बेटे के साथ बैठी थी। वो मेरी बाहों में सो रहा था। दरवाजा धीरे से खुला और जिब्रान अंदर आया। उसकी आंखों में कोई रहम नहीं था, कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ये बच्चा जिंदा रहा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरा कलेजा दहल गया। जिब्रान, क्या करने जा रहे हो? मैंने चीख कर कहा, मगर उसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। मेरी दुनिया उजड़ गई। अगली सुबह जिब्रान मेरे पास आया। उसका चेहरा ठंडा, बेहिस और शफाफ था। तुम्हारा बेटा मर गया, बस इतने आम से अल्फाज में, जैसे ये कोई मामूली बात हो। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं चीखी, दीवारों से सर टकराया, नोहा किया, मगर वो खड़ा रहा जैसे मैं एक तमाशा हूं, जैसे ये सब पहले से तय था। जब मैंने सब कुछ खो दिया मगर एक चीज बचा ली। मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, मगर मैं जिब्रान को सजा देना चाहती थी। मैंने अपनी आखिरी ताकत जमा की और वो तमाम दस्तावेजात, वकील के कागजात और सबूत जो मेरे बेटे के नाम की जायदाद साबित करते थे, मैंने एक बैग में रखे। ये वही काला चमड़े का बैग था। मुझे मालूम था कि जिब्रान मुझ पर भी हाथ डालेगा, वो मुझे भी खत्म कर देगा ताकि कोई उसके खिलाफ खड़ा ना हो सके। इसीलिए मैंने वो बैग छुपा दिया और जान बचाकर भाग गई। जब मैंने एक अजनबी पर भरोसा किया और तब मैंने तुम्हें देखा, एक सादा ईमानदार इंसान जो अपनी जिंदगी की रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। मैंने तुम पर भरोसा किया। मैंने वो काला बैग तुम्हें दे दिया और कहा कि ये मेरे लिए बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखना, मैं जल्द वापस आऊंगी। और फिर मैं मंजर से गायब हो गई, क्योंकि जिब्रान से मुझे अपनी जान का खतरा था। जब मैं अपनी अमानत लेने आई मगर बहुत देर हो चुकी थी। अब मैं यहाँ हूँ, बरसों बाद फुटपाथ पर बैठकर
टुकड़े चुनने पर मजबूर। और जिब्रान जिब्रान अब भी अपनी दौलत के नशे में चूर, ताकत के नशे में मदहोश एक कामयाब इंसान बना बैठा है। मगर अब सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि तुमने वो अमानत संभाल कर रखी। अब वक्त आ गया है कि जिब्रान से उसके जुल्म का हिसाब लिया जाए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये बैग मैंने तब छुपाया जब मैंने वो खून आलूद कपड़े देखे थे और इन दस्तावेजात को संभाला, ताकि किसी दिन अगर मैं जिंदा रहती तो दुनिया को ये सच बता सकूं। फिर आप मेरे पास बैग रखवा कर क्यों चली गई? मैंने सवाल किया, क्योंकि जिब्रान को मालूम हो चुका था कि मेरे पास सबूत है। वो मुझे मारना चाहता था, मुझे खत्म करना चाहता था। मैंने किसी तरह वो बैग निकाला और उसे तुम्हारे पास रख दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम एक ईमानदार इंसान हो और तुम इसकी हिफाजत करोगे। और फिर मैं खुद को बचाने के लिए भागती रही, छुपती रही और आखिरकार सब कुछ खो दिया। अब क्या होगा? मैं सकते में बैठा हुआ था। बीबी जी, आप क्या करेंगी? आप? उन्होंने सर उठाया और उनकी आंखों में एक नई रोशनी थी। इंतकाम या इंसाफ? अब मैं वो करूंगी जो मुझे बरसों पहले कर लेना चाहिए था। मैं ये सबूत लेकर जिब्रान को बेनकाब करूंगी। मगर मैं जानता था कि यह काम इतना आसान नहीं होगा। जिब्रान साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, ताकतवर और असलो रसूख रखने वाले। अगर ये राज खोला तो बहुत कुछ बर्बाद हो सकता था। मेरे सामने एक फैसला था, क्या मैं इस लड़ाई में उनका साथ दूं? क्या मैं जिब्रान जैसे आदमी के खिलाफ खड़ा हो जाऊं, या मैं खामोश रहकर अपनी कामयाब जिंदगी का लुत्फ उठाऊं? मेरे अंदर कशमकश छिड़ चुकी थी। बैग का राज खुल चुका था और मेरे सामने एक खौफनाक हकीकत पड़ी थी। जिब्रान साहब ने अपने ही बेटे को कत्ल कर दिया था और उस जुर्म के तमाम सबूत बरसों से मेरे पास महफूज थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो बैग जो मैंने अमानत समझकर संभाला था, दर हकीकत एक ऐसी कयामत का गवाह होगा जो इंसानियत को झंझोड़ कर रख देगी। मेरे दिल में एक अजीब कशमकश चल रही थी। क्या मैं जिब्रान जैसे आदमी के खिलाफ खड़ा हो सकता हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर सच्चाई का साथ दूं, या मैं खामोश रहूं, अपनी कामयाब जिंदगी का लुत्फ उठाऊं और ये मामला वहीं छोड़ दूं? बीबी जी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द था, मगर साथ ही एक इल्तिजा भी थी, जैसे वो उम्मीद कर रही हूं कि मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो बोली, बेटा, अब ये फैसला तुम्हें करना है। मैं जानती हूं कि जिब्रान ताकतवर है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, मगर ये भी जानती हूं कि तुम वही ईमानदार शख्स हो जिसने सालों तक मेरी अमानत की हिफाजत की। मेरे जिस्म में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। ये फैसला आसान नहीं था, मगर शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। जिब्रान साहब सिर्फ एक कारोबारी शख्सियत नहीं थे, वो एक ऐसे आदमी थे जिसके पीछे सियासतदान, पुलिस और कई ताकतवर लोग खड़े थे। उनके खिलाफ कोई कदम उठाना खुद को खतरे में डालने के बराबर था। बीबी जी, अगर हमने ये राज जाहिर कर दिया तो जिब्रान हमें खत्म करने में एक लम्हा भी नहीं लगाएगा। उन्होंने गहरी सांस ली। मैं जानती हूं, मगर क्या यह खौफ हमें सच्चाई सामने लाने से रोक सकता है? अगर मैं ये सब बर्दाश्त कर सकती हूं तो तुम क्यों नहीं? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलात झेली थी, गुर्बत देखी थी, लोगों की धोखाधड़ी भी देखी थी, मगर आज जो कश्मकश मेरे दिल में थी वो सबसे बड़ी थी। क्या मैं अपनी कामयाबी, अपनी इज्जत और अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकता था? मैं खामोश था और वो मुझे देख रही थी, जैसे मेरे अंदर के तूफान को पढ़ रही हूँ। बेटा, तुम जो भी फैसला करो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मगर याद रखो, बाज़ औक़ात खामोशी सबसे बड़ी गद्दारी होती है। ये जुमला मेरे दिल में तीर की तरह लगा। उस रात मैं सो न सका। मेरे जहन में बार बार वो लम्हा आ रहा था जब जिब्रान साहब की बेगम ने मेरे हाथ में वो खून आलूद कपड़ा दिया था, जब मैंने वो दस्तावेजात देखे थे जो जिब्रान के जुल्म की गवाही दे रहे थे। मैंने अपने माजी को याद किया, वो दिन जब मैं महज एक पकौड़े बेचने वाला था और आज जब मैं एक कामयाब होटल चेन का मालिक था। ये कामयाबी अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने से रोक रही थी तो क्या फायदा ऐसी कामयाबी का? मैंने बीबी जी को बुलाया और उनके सामने बैठकर कहा, बीबी जी, मैंने फैसला कर लिया है, हम जिब्रान के खिलाफ खड़े होंगे। उनकी आंखों में खुशी और खौफ एक साथ झलकने लगा। मगर यह आसान नहीं होगा बेटा, मुझे परवाह नहीं है, मैंने मजबूत लहजे में कहा। अगर मैं सच का साथ ना दे सका तो सारी जिंदगी जमीर का बोझ उठाता रहूंगा। मैंने ये अमानत बरसों संभाली, अब वक्त आ गया है कि इसे वहां पहुंचाऊं जहां इसका हक बनता है। हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो जिब्रान के खिलाफ केस लड़ सके, मगर ऐसा वकील मिलना आसान ना था। मैंने अपने कुछ काबिले भरोसा दोस्तों से बात की और एक ऐसे वकील का पता लगाया जो जुल्म के खिलाफ केसेस लड़ने में मशहूर था। मैंने बैग के तमाम सबूत वकील को दिए और जब उन्होंने वो दस्तावेजात देखी तो उनके चेहरे पर भी हैरत के आसार नुमाया हो गए। ये केस जितना आसान नहीं होगा, वकील ने कहा।
जिब्रान के पास ताकत है, पैसा है, और सबसे बढ़कर वो जानता है कि अपनी सच्चाई कैसे छुपानी है। हमें परवाह नहीं है, मैंने मजबूत लहजे में कहा। ये केस जीतना नहीं है, बल्कि इंसाफ दिलवाना है। हमने जैसे ही केस दर्ज करवाया, उसी रात मेरे घर के बाहर काली गाड़ियां आकर रुक गई। मेरे मुहाफिजों ने बताया कि कुछ लोग मेरे बारे में पूछ रहे थे। जिब्रान को खबर हो चुकी थी। अगली सुबह मुझे एक नामालूम नंबर से फोन आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फोन के दूसरी तरफ एक करख्त आवाज थी। मैं खामोश रहा। ये जो खेल तुम खेल रहे हो, इसका अंजाम तुम्हें अच्छे से मालूम होना चाहिए। पैसा चाहिए? बताओ, कितनी रकम में ये केस वापस लोगे? मेरा खून खौल उठा। मेरी कीमत नहीं लगती जिब्रान साहब, जो सच है वो सबके सामने आएगा। दूसरी तरफ कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर एक धमकी दी गई, अगर बाज ना आए तो इसके अंजाम के लिए तैयार रहो। फोन कट चुका था, मगर मैं पीछे हटने वाला नहीं था। ये जिब्रान की पहली चाल थी। वो जानता था कि मैंने उसके खिलाफ वो राज अफशा करने का फैसला कर लिया है, और अब वो मुझे रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था कि अब मैं किसी धमकी से डरने वाला नहीं हूं। जिब्रान साहब की धमकी मेरे कानों में गूंज रही थी, अगर बाज ना आए तो इसके अंजाम के लिए तैयार रहो। मेरे हाथ में मोबाइल था, मगर मेरा दिमाग किसी और ही दुनिया में चला गया था। क्या मैंने सही फैसला किया था? क्या मैं एक ऐसी जंग में कूद चुका था जिसका अंजाम तबाही के सिवा कुछ नहीं था? लेकिन अगले ही लम्हे मेरे अंदर एक शदीद गुस्से की लहर दौड़ गई। ये वही खौफ था जिसकी वजह से जुल्म करने वाले ताकतवर बन जाते हैं और मजलूम सारी जिंदगी खामोशी में गुजार देते हैं। मगर मैं खामोश नहीं रह सकता था। अगली सुबह मैं वकील के दफ्तर पहुंचा। बीबी जी पहले से वहां मौजूद थी। उनके चेहरे पर थकन थी, मगर एक उम्मीद की किरण भी झलक रही थी। क्या हुआ? जिब्रान का फोन आया था? उन्होंने पूछा। मैंने इस बात में सर हिला दिया। उसने धमकी दी है कि केस वापस लो, वरना अंजाम बुरा होगा। वकील ने गहरी सांस ली। ये तो होना ही था। वो आदमी खतरनाक है और वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो क्या करें? मैंने बेचैनी से पूछा। वकील ने एक मुस्कुराती हुई नजरों से मुझे देखा, जैसे मेरे दिल की बेकरारी को समझ रहा हो। हम ये केस आगे बढ़ाएंगे, लेकिन होशियारी से। जिब्रान को अंदाजा नहीं होने देना कि हम कौन कौन से पत्ते खेलने वाले हैं। पहला कदम मीडिया को साथ मिलाना था और सच को दुनिया तक पहुंचाना था। जिब्रान के खिलाफ केस अदालत में दायर हो चुका था, लेकिन हम जानते थे कि कानूनी जंग में वो अपने ताल्लुकात और पैसा इस्तेमाल करेगा। इसीलिए हमें अवाम की ताकत की जरूरत थी। हमने एक नामवर सहाफी से मुलाकात की जो करप्शन और जुल्म के खिलाफ अपनी बेबाक रिपोर्टिंग के लिए मशहूर था। जब मैंने उसे जिब्रान की कहानी सुनाई, वो हैरत से मुझे देखने लगा। क्या आपके पास सबूत है? उसने संजीदा लहजे में पूछा। मैंने बैग से वो खून आलूद कपड़ा, मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट निकालकर उसके सामने रख दी। ये सब कुछ है मेरे पास। ये जिब्रान की हकीकत है जो बरसों तक छुपी रही। सहाफी ने कागजात देखे और एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह कहानी मैं छापूंगा, लेकिन इसके बाद तुम्हें बहुत ज्यादा खतरा होगा। जिब्रान सिर्फ धमकियां नहीं देता, वो अमल भी करता है। तुम्हें तैयार रहना होगा। मजमून शाया होने के सिर्फ एक दिन बाद मेरे सबसे बड़ी होटल ब्रांच में अचानक जबरदस्ती छापा मारा गया। पुलिस ने मुझ पर टैक्स चोरी और गैर कानूनी कारोबार का इल्जाम लगाकर होटल को सील कर दिया। वो जिब्रान की पहली चाल थी। बीबी जी मेरे पास आईं। उनके चेहरे पर परेशानी थी। बेटा, मैंने कहा था ना कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। मैंने एक गहरी सांस ली। बीबी जी, मैं जानता था कि ऐसा होगा, लेकिन हम पीछे नहीं हट सकते। वकील ने हमें फौरन अदालत में दरखास्त देने का मशवरा दिया और हमने जिब्रान के खिलाफ मजीद सबूत अदालत में जमा करवा दिए। हमने सिर्फ अदालत में ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी सच फैलाना शुरू कर दिया। जस्टिस फॉर द लॉस्ट चाइल्ड, एक्सपोज जिब्रान, ये हैशटैग वायरल होने लगे। लोग जिब्रान के खिलाफ सवाल उठाने लगे। एक रात जब मैं अपने दफ्तर में बैठा था, अचानक मेरा फोन बजा। नंबर नामालूम था। सुन लो पकोड़े वाले, तुम जितना आगे जाओगे तुम्हारी तबाही उतनी ही बड़ी होगी। तुमने जो करना था कर लिया। अब ये आखिरी वार्निंग है, केस वापस ले लो, वरना न तुम रहोगे और न तुम्हारा सच। मैंने फोन बंद कर दिया, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, यह ऐलान जंग था। अगली सुबह जब मैं अपने होटल के बाहर खड़ा था, एक काले रंग की कार मेरे करीब से गुजरी और अचानक लड़ाई शुरू हो गई। गोलियां मेरे सर के पास से गुजरी। मैं फौरन जमीन पर गिर गया। लोग चीखने लगे। सब कुछ अफरा तफरी में बदल गया। ये जिब्रान का वाज़े पैगाम था। वो मुझे मारने के दर पे था। मेरे मुहाफिजों ने फौरन मुझे गाड़ी में डाला और महफूज जगह ले गए। बीबी जी ये सब सुनकर लरस गई।
बस अब बहुत हो गया, मैं अदालत में जाकर खुद गवाही दूंगी। मैंने उन्हें रोका। बीबी जी, यह खतरनाक हो सकता है, मगर अब मैं मजीद खामोश नहीं रह सकती बेटा। ये केस तुमने नहीं, मैंने दर्ज करवाया था, जिसे जिब्रान ने छीन लिया। अब मैं उसकी मां होने का हक अदा करूंगी। उनकी आंखों में एक ऐसा जुनून था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हमने फैसला कर लिया था कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। जिब्रान जो खेल खेल रहा था, वो खेल अब हम उसके खिलाफ खेलने वाले थे। इस मुकदमे का फैसला या तो अदालत करेगी या फिर सड़कें फैसला करेंगी, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। मुकदमा आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका था। जिब्रान ने मुझे मनाने की पूरी कोशिश कर ली थी। मेरे होटल बंद करवा दिए, धमकियां दी, यहां तक कि जान से मारने की कोशिश भी की, मगर मैं और बीबी जी अब पीछे हटने वाले नहीं थे। हमने वो सब कुछ खो दिया था जिसे खोने का खौफ होता है। अब सिर्फ एक चीज बची थी, इंसाफ। जिब्रान के खिलाफ केस की पहली बाकायदा समाअत होने वाली थी। ये वो मौका था जब बीबी जी को अदालत में खड़े होकर अपनी गवाही देनी थी। वो सच जो बरसों से दबाया गया था, उसे सबके सामने लाना था। अदालत के बाहर मीडिया के कैमरे, रिपोर्टर्स और अवाम की बड़ी तादाद जमा थी। ये केस अब एक मामूली केस नहीं रहा था, यह एक जालिम के खिलाफ इंसाफ की जंग बन चुका था। जब बीबी जी को गवाही के लिए बुलाया गया तो मैंने देखा उनके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे, मगर आंखों में जो अज़म था वो किसी पहाड़ से कम नहीं था। वकील ने सवाल किया, बीबी जी, आप अदालत को बता सकती हैं कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ? बीबी जी ने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की। उनके हाथ लरस रहे थे, मगर आंखों में एक अज़म था। उन्होंने जिब्रान की तरफ देखा, वही जिब्रान जो हमेशा एक ताकतवर और बेखौफ नजर आता था, आज पहली बार बेचैन लग रहा था। फिर बीबी जी ने वो सच बोल दिया जो बरसों से दबाया जा रहा था। मेरा बेटा 5 साल का था जब जिब्रान से मैंने दूसरी शादी की थी। एक दिन मेरा बच्चा गोद में सो रहा था जब ये जालिम उसे मुझसे छीन कर ले गया और उसे मार दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी दौलत उसके हाथों से निकलकर किसी और के पास चली जाए। अदालत में एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? जज ने संजीदगी से पूछा। बीबी जी ने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा। मैंने आगे बढ़कर वो काला चमड़े का बैग पेश कर दिया जिसे मैंने बरसों से संभाल कर रखा था। ये सबूत है इज्जतमाब जज साहब, ये वो तमाम दस्तावेजात हैं जो मेरे पहले शौहर ने तैयार कर रखी थी। वो कानूनी कागजात जिनमें साफ लिखा था कि मेरी दौलत का असल वारिस मेरा बेटा है, ना कि जिब्रान। ये वो सब कागजात हैं जिन्हें जिब्रान ने मुझसे छीनने और जलाने की कोशिश की थी, मगर मैंने बचा कर ले आई। अदालत में सरगोशियां होने लगी। जिब्रान के वकील ने फौरन एतराज उठाया, यह झूठ है, इन दस्तावेजात का जिब्रान के इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। इनमें कहां लिखा है कि जिब्रान ने कत्ल किया? बीबी जी ने सर उठाया। अगर ये झूठ है तो जिब्रान ये बताने की कोशिश करे कि मेरा बेटा कहाँ है, वो क्यों अचानक गायब हो गया, क्यों मैं आज इस अदालत में खड़ी हूं जबकि असल वारिस यहां नहीं। जज ने गहरी नजरों से जिब्रान को देखा और फिर कहा, क्या आपके पास इसके खिलाफ कोई और मजबूत सबूत है? बीबी जी ने एक लम्हे का तवक्कुफ किया, फिर अपनी थकी हुई मगर पुरअज़म आवाज में बोली, हाँ जज साहब, मैं दे सकती हूं। जब अदालत में सच बोला गया, बीबी जी ने अपनी चादर में हाथ डाला और एक पुराना मोबाइल निकाला जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी, मगर वह अब भी काम कर रहा था। ये वो मोबाइल है जिसमें जिब्रान की वो गुफ्तगू महफूज है जो उसने मेरे बेटे के कत्ल से पहले अपने आदमियों के साथ की थी। अदालत में मजीद सरगोशियां होने लगी। वकील ने मोबाइल लिया और अदालत की इजाजत से ऑडियो चलाई। जिब्रान की करख्ता आवाज अदालत में गूंजी, ये लड़का जिंदा रहा तो मेरी सारी दौलत खत्म हो जाएगी, वो बड़ा हुआ तो सब कुछ उसके हाथ में चला जाएगा। मैंने उसकी मां से शादी सिर्फ दौलत के लिए की थी, ना कि उसके मनहूस बच्चे के लिए। उसका वजूद खत्म करना जरूरी है। अदालत में सनसनी फैल गई। ये वो सबूत था जो जिब्रान के चेहरे से ताकत और गुरूर का आखिरी नकाब भी उतार चुका था। जिब्रान जो पूरी समाअत के दौरान खामोश था, अचानक अपनी कुर्सी से उठा और चीखा, ये औरत झूठ बोल रही है, ये मुझे बदनाम करने के लिए खेल खेल रही है। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि इस केस को फौरन खारिज कर दिया जाए। जज ने एक लम्हे को गौर से उसे देखा, फिर संजीदगी से बोले, अगर तुम्हें यकीन है कि ये इल्जामात झूठे हैं तो तुम अदालत को बताओ कि वो लड़का कहाँ है। जिब्रान का रंग बदल गया। वो एक पल को खामोश हो गया, फिर झूठ बोलने की कोशिश की। वो कहीं चला गया था, वो घर से भाग गया था। बीबी जी ने सख्त लहजे में कहा, तो फिर बताओ, उस रात मेरे कमरे में आकर तुमने क्या किया था? वो खून के धब्बे मेरे बेटे के कपड़ों पर क्यों थे? अगर वो भागा था तो फिर उसे दोबारा कभी क्यों नहीं देखा मैंने?
जज ने एक लम्हे को सर झुकाया, फिर गहरी सांस लेकर फैसला सुनाया। जिब्रान को फौरी तौर पर हिरासत में लिया जाए और इस केस की मजीद तहकीकात की जाए। यह अदालत जिब्रान पर कत्ल, सबूत मिटाने और धमकियां देने के इल्जामात लगाती है। पुलिस फौरन आगे बढ़ी और जिब्रान की आंखों में पहली बार खौफ नजर आया। यह सब झूठ है, वो चिल्लाया, मगर अब उसकी कोई नहीं सुन रहा था। आखिरकार इंसाफ मिल गया। जब अदालत बर्खास्त हुई तो मैंने बीबी जी की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर ये खुशी और सुकून के आंसू थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा, अगर तुम ना होते तो मैं ये कभी नहीं कर पाती। तुमने मेरी अमानत संभाली और उसे सही जगह पहुंचाया। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, बीबी जी, ये सिर्फ आपकी जंग नहीं थी, यह हर उस शख्स की जंग थी जो सच के लिए लड़ना चाहता है। सब कुछ खत्म हो चुका था, मगर मैं जानता था कि यह कहानी सिर्फ जिब्रान के जेल जाने पर खत्म नहीं होती। ये कहानी एक ईमानदार शख्स की कहानी थी जो एक अमानत को बरसों संभाले रहा, सिर्फ इसलिए कि सच एक दिन दुनिया के सामने आ सके। ये कहानी एक माँ की कहानी थी जिसने अपने बेटे के लिए इंसाफ हासिल करने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। और सबसे बढ़कर यह कहानी उस सबक की थी कि सच को दबाया जा सकता है, मगर हमेशा के लिए नहीं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।